हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे इसके बाद भक्ति काल। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल और रीति काल। और इससे पहले हमने पढ़ लिया था नामकरण संबंधी विभिन्न मत जो है उसका हमने आदि काल पढ़ लिया था। तो अब हम भक्ति काल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आई बटन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, चलिए। तो 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी बोला है। तो हिंदी साहित्य के इस कालखंड के नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। तो जो भक्ति काल है उसका नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल रखा है, यानी कि इन्होंने ही इसको नाम दिया है भक्ति काल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किसने भक्ति काल का नाम रखा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है। और कुछ विद्वान इस कालखंड को पूर्व मध्य काल कहने के पक्ष में भी हैं। तो इसको जो है पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ये दोनों नाम एक साथ चलते हैं। तो इसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है और भक्ति काल भी कहा जाता है। तो ज़्यादा तो भक्ति काल ही कहा जाता है, लेकिन मध्य काल भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में दोनों ही चलते हैं। तो ये उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जो इस काल में सर्वाधिक प्रबल थी। तो पूर्व मध्य काल कहने से ये पता नहीं चलता है कि उस काल विशेष में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। तो जो अगर हम मतलब मध्य काल अगर इसको कहेंगे तो उससे जो है पूरा पता नहीं चलता है। तो इस मतलब पूरा पता नहीं चलता कि हम किस मतलब साहित्य का लिखा जा रहा है, ये हमें नहीं पता चलता है। तो उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी ये नहीं पता चलता है। ठीक है, तो अगर आदि काल के समान इस काल में भी कोई प्रवृत्ति प्रमुख ना होती तो पूर्व मध्यकाल नाम से काम चलाया जा सकता था। लेकिन पर इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसकी जो है प्रमुख क्या है, भक्ति है। तो इसको हम भक्ति काल कह सकते हैं, यानी कि और ये रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति नाम दिया है। और ये इसको मतलब भक्ति काल और मध्यकाल दोनों कहते हैं, लेकिन ज़्यादा भक्ति काल कहा जाता है। ठीक है, इसका हमारा परिचय था। अब है रीति काल। ठीक है, रीति काल में तो रीति काल में भी बहुत सारे मतलब मत हैं, मतलब बहुत सारे इसमें भी मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मतभेद इसमें भी है। तो जैसे हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल का समय अगर तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का फैला हुआ है। ठीक है, इसमें ये बता रहा है। तो इस काल के नामकरण पर भी विद्वानों के बीच मतभेद है। तो जो इसका नाम है उस पर बहुत सारे विद्वान जो हैं अलग अलग इसका एक तो समय सीमा भी थोड़ी अलग बताते हैं और नाम भी अलग बताते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, यानी कि अलंकृत। तो अलंकृत काल का है और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है। तो रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। तो गाइस इसमें क्या होता है कि रीति काल में जो श्रृंगार के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो मतलब रीति काल में श्रृंगार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ये दिया गया है इसमें। तो इसको श्रृंगार काल भी मतलब कह सकते हैं, लेकिन इसको रीति काल कहते हैं, ये भी ठीक है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने 16वीं और 17वीं शताब्दी की रचनाओं को दी आर्ट्स पोएटिका की संज्ञा दी थी। तो लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ काव्य कला होता है। ठीक है, तो ग्रियर्सन ने हिंदी रीति परंपरा की समस्त रचनाओं में व्याप्त जिस विशिष्ट कलात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है उससे लगता है कि उन्होंने इस युग की श्रृंगारिक और काव्य कला से संपृक्त रचनाओं के आधार पर ही इसे काव्य कला युग कहना सही समझा होगा। तो जो उसी हिसाब से इन्होंने इसको काव्य कला युग कहना सही समझा है। ठीक है, पर इस नामकरण का स्पष्ट विश्लेषण उन्होंने कहीं नहीं किया है।
तो मतलब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है, इसका विश्लेषण नहीं किया उन्होंने। तो जो मिश्र बंधु हैं, विवेच्य काल को अलंकृत काल कहा जाता है, जो अलंकृत काल इसको कहते हैं। तो अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस युग की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार और शस्त्रीयता की पूर्ण उपेक्षा हो जाती है। तो इसके अतिरिक्त कवियों की प्रवृत्ति केवल अलंकार युक्त रचनाएं करने की नहीं थी, उन्होंने इसकी अपेक्षा रस पर अधिक बल दिया है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मिश्र बंधुओं ने जहाँ अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य निरूपण प्रवृत्ति के लिए किया है, पर मिश्र बंधुओं ने अलंकृत शब्द का प्रयोग काव्य के लिए किया है, ना कि रीति के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि इस काल तक आते आते अलंकार एक काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ हो चुका था। तो हम पहले बता चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीति काल कहा है। तो इस नाम को सभी विद्वानों ने लगभग एकमत से स्वीकार किया। तो रीति काल मतलब सभी विद्वान हैं उन्होंने इसको माना है, रीति काल भी इसको मतलब रीति काल सही माना है सभी ने। तो रामचंद्र शुक्ल की रीति वामन की रीति से भिन्न है, लेकिन जो वामन की रीति है और रामचंद्र शुक्ल की रीति है वो अलग है उनके। तो वामन ने जहाँ इसे विशिष्ट पद रचना शैली कहा और आचार्य शुक्ल ने इसका प्रयोग तत्कालीन लिखित लक्षण ग्रंथों के लिए किया। तो दोनों का अलग अलग मत है, तो इन्होंने मतलब अलग अलग बताया है। इन्होंने जो है तत्कालीन लिखित लक्षण कहा, जो लक्षण के लिए मतलब ग्रंथों के लिए किया है, यानी कि जो आचार्य मतलब शुक्ल जी ने, और जो हमारे वामन हैं उन्होंने विशिष्ट पद रचना शैली को कहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का अलग अलग है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने वामन की रीति के कुछ अंशों के ग्रहण करते हुए भी रीति को केवल एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना। तो इसलिए उनके अनुसार जिसने लक्षण ग्रंथों की रचना की हो वही रीति कवि नहीं है, बल्कि जिस कवि का दृष्टिकोण रीतिबद्ध हो उसे भी रीति काव्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस काल में अनेक लक्षण ग्रंथ लिखे गए, मतलब इस काल में बहुत सारे जो है ग्रंथ लिखे गए, लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो सभी कवियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी धरे पर रचना की है। तो बहुत सारे कवियों ने जो इसी धरे पे जो है रचना की हैं। लगभग सभी कवियों की रचना रीतिबद्ध थी। तो जितने भी कवि हैं लगभग उनकी जो है रीतिबद्ध ही रचना थी। तो घनानंद आदि कुछ रीति मुक्त कवियों को छोड़कर, तो जो घनानंद है वो जो आदि और भी बहुत सारे जो है रीति मुक्त कवियों को छोड़ के अतः आचार्य शुक्ल को रीति काल नामकरण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। तो मतलब उन्होंने जो घनानंद है उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया था, लेकिन फिर भी इसको रीति काल कहा जाता है। डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल का नाम दिया है। तो इनको कला काल का, इन्होंने रसाल जी जो है इन्होंने रीति काल को कला काल का नाम दिया है। रसाल जी द्वारा दिए गए एक नाम से स्पष्ट है कि वह ग्रियर्सन और मिश्र बंधु द्वारा दिए गए नामों की सीमा से आगे नहीं बढ़ सके। तो मतलब इससे यही पता चलता है कि जो ग्रियर्सन जी ने दिया था या मिश्र बंधुओं ने दिया था, इन्होंने भी वैसा ही इसको मतलब बता दिया। तो वो भी आगे उनके मत से मतलब आगे नहीं बढ़े हैं। तो वस्तुत कला काल में रीति काल के काव्य के बहिरंग पक्ष का ही स्वरूप स्थिर हो पाता है। तो और उस युग की व्यापक श्रृंगारिक चेतना की प्राय अवमानना हो जाती है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त मानता है, जो माना है, ठीक है, समझा है। तो जो विश्वनाथ जी हैं उन्होंने इसको श्रृंगार काल कहा है। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। याद रखना है, उनके विचार से रीति शब्द काव्य को बहिरंग का बोधक है। तो रीति काव्य की आत्मा श्रृंगार है, जिसका प्रवाह 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी तक होता रहा। तो रीति काल में अन्य प्रवृत्तियां भी सामने आई, पर श्रृंगार के समक्ष टिक ना सकी। तो बहुत सारी जो है इसमें प्रवृत्तियां आई थी, लेकिन जो श्रृंगार है उसके समक्ष ना टिकी, यानी कि श्रृंगार का ज़्यादा बोलबाला था, श्रृंगार ज़्यादा चलता था उसमें। तो श्रृंगार के बारे में ज़्यादा मैंने वही बताया कि रीति काल में श्रृंगार के बारे में ज़्यादा मान्यता दी गई है। तो वस्तुत हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में रीति ग्रंथों का ही बोलबाला था। तो जो रीति ग्रंथ हैं उनका ही ज़्यादा बोलबाला था इसमें, ठीक है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में।
तो इस काल की रचनाओं में यदि श्रृंगारिक छंदों का समावेश हुआ तो उसका मुख्य कारण इसकी श्रृंगारिक प्रवृत्ति के स्थान पर विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के अतिरिक्त शास्त्र के इस रूढ़ विषय को सरस बनाने का प्रयत्न ही कहना चाहिए। यदि कभी श्रृंगार वर्णन को ही उद्देश्य समझते तो लक्षण के बंधनों में अपनी रचनाओं को उलझा कर कहीं कहीं दूषित अथवा कविताहीन ना कर बैठते, है ना। तो विवेच्य काल के लिए दो ही नाम उपयुक्त जचते हैं, जो एक रीति काल और श्रृंगार काल। ठीक है, प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल और विषय की दृष्टि से श्रृंगार काल, है ना। आचार मतलब अगर प्रवृत्ति की बात देखी जाए तो दृष्टि से मतलब उसको हम रीति काल कहते हैं, और अगर हम विषय की मतलब विषय के बारे में बताएं तो श्रृंगार काल कह सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार काल के बारे में ज़्यादा लिखा गया है ना। तो ये हम इससे समझते हैं कि मतलब श्रृंगार काल की उपेक्षा अधिक सटीक लगता है और विद्वानों के बीच ये मान्य भी हुआ है, तो इसको रीति काल कहा है ज़्यादा मतलब। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक युग और नव जागरण की चेतना, इसमें क्या क्या दिया गया है हमें। ठीक है, चलिए। परिवर्तन एक सतह प्रक्रिया है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में कुछ प्रवृत्तियां प्रमुखता से उभर आती हैं। तो जो परिवर्तन जो है एक मतलब प्रक्रिया है, परिवर्तन आता ही है ना। तो जो आधुनिक जो है वो एक हिसाब की मतलब नवीनता है, नए सोच आई थी, नई चीज़ें इसमें की गई, वो एक आधुनिक मतलब नई चीज़ें इसमें विख्यात हुई। ठीक है, तो इसमें क्या है, समय विशेष के आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक रूपों पर उसके चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, तो तब उसे युग विशेष की प्रवृत्ति के रूप में रेखांकित किया जाता है। तो साहित्य में भी ऐसा ही होता है, मतलब अगर साहित्य की बात करें तो उधर भी ऐसा ही होता है। अगर परिवर्तन आता है तो हर चीज़ में मतलब चेंज आना ज़रूरी है। इसी कारण से साहित्य में काल विभाजन की सीमा रेखा दृढ़ नहीं हो सकती। तो सेम जो है मतलब एक जगह पे ही इसकी जो सीमा है वो दृढ़ नहीं होती, मतलब एक जगह पे टिकी नहीं होती है, चेंज होती रहती है, मतलब बदलाव आता रहता है। तो वह हमेशा लिलीची होती है। रीति काल की कुछ प्रवृत्तियां हमें भक्ति काल में ही दिखाई देने लगती हैं। तो जो रीति काल की कुछ प्रवृत्तियां थी वो भक्ति काल में दिखाई देने लगती हैं, और केशवदास का रचना काल भक्ति काव्य का दौर है, पर उनमें रीति काल की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। तो रीति काल में मौजूद घनानंद की प्रेम अभिव्यंजना में आधुनिक युग सा परिष्कार है। तो ठीक है, हिंदी साहित्य में रीति काल के बाद आधुनिक काल आता है। तो रीति के बाद आधुनिक काल आता है, लेकिन जो रीति काल में बहुत सारे मतलब उसमें ही इसकी जो है नई सोच मतलब आने लग गई थी, तो मतलब तभी तो ये स्टार्ट हुआ आधुनिक काल। तो इसका उत्थान कब से माना जाए, तो इस विषय पे मतलब बहुत सारे मतलब एक मत नहीं है, मतलब जो विद्वान है अलग अलग मत दिया गया है। तो इस विषय पर मत भिन्नता के अवलोकन से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि भारतीय सामाजिक परिदृश्य पर आधुनिकता तब हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रस्थान एक नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 ईस्वी में हुआ, पर भारतवर्ष के आधुनिक बनने की जो है प्रक्रिया की शुरुआत एक शताब्दी पूर्व 1757 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तभी हो गई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था, तो उस समय मतलब संस्करण है 210 401, लेकिन इस स्थापना से पुण्यत सहमत नहीं हुआ जा सकता। तो मतलब जो स्थापना है इससे भी मतलब सही ढंग से इसको स्थापित नहीं हुआ था। तो प्लासी के युद्ध के बाद भी विदेशी शक्तियों के हाथों पराजय का लंबा सिलसिला है मतलब चला था। तो जब मतलब उसके ये युद्ध हुआ था उसके बाद भी जो है विदेशी शक्तियां हैं उनके साथ भी मतलब पराजय में तो हारते रहे थे। तो बहुत लंबा
सिलसिला चला था। तो 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के तुरंत बाद कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं देता। तो तब भी मतलब कोई मतलब अच्छा कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो बचन सिंह ने इसी पुस्तक में आगे लिखा है कि आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा था। तो सबसे पहला पत्थर जो है अगर कहा जाए तो राजा राम मोहन राय ने ही इसमें थोड़ी सी मतलब अपनी सोच लाई थी। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे मतलब आधुनिकीकरण के संदर्भ में ही उन्होंने 1829 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो क्या किया था इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज आया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किसने किया था ब्रह्म समाज, तो ये राजा राम मोहन राय ने लाया था। ठीक है, तो इसमें दरअसल ब्रह्म समाज की स्थापना ही वह प्रस्तावना बिंदु है जहाँ से भारतीय समाज में आधुनिकता और नवजागरण की चेतना विकसित होती है। तो बस इसी की वजह से जो एक मतलब ये है कि इसकी वजह से ही पता चलता है कि मतलब नवीनता आई, आधुनिकता, इसी से हमें आगे पता चलता है, इसकी वजह से ही हुआ था। तो आगे इस प्रक्रिया को प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेना, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद जी जो आर्य समाज, दयानंद ने किया, आदि संस्थाओं ने तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के मंच से एनी बेसेंट जो है गति दी। तो इन सब के प्रयासों का ये परिणाम निकला कि भारतीय समाज मध्ययुगीन जड़ता के भावबोध से बाहर निकलकर नए तरीके से समाज और राष्ट्र के बारे में सोचना प्रारंभ किया। तो इसी की वजह से जो है नई चीज़ें जो हैं इन मतलब योगदान दिया। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने, फिर बहुत सारे विवेकानंद हो गए, फिर बहुत सारे जो है मतलब बहुत सारे कवियों ने इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें लाई, नई चीज़ें प्रारंभ हुई है ना। तो ब्रह्म समाज ने कर्मकांड, भायाडंबर, जाति प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया था। जो ब्रह्म समाज है उन्होंने क्या क्या किया था कि जो कर्मकांड होता था और भय आडंबर होते थे, जाति प्रथा बहुत ज़्यादा वो मतलब जाति छूत छात मानी जाती थी बहुत ज़्यादा, और सती प्रथा आपको पता है सती प्रथा में क्या होता था, अगर मतलब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसमें जो है स्त्री को भी उसमें जलना पड़ता था। तो ये बहुत सारी मतलब कुरीतियाँ थी। तो इसमें जो है राजा राम मोहन राय ने जब ब्रह्म समाज की स्थापना की तो उसमें बहुत सारे जो है इसमें जो है इस पे बदलाव आया, इन सब विरोध किया था उन्होंने। ठीक है, तो तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया है ना। तो जो अंग्रेजी शिक्षा उस पर भी जो है इन्होंने जोर दिया था। तो प्रार्थना समाज से संबंध महादेव गोविंद रानाडे ने मनुष्य की स्थापना पर बल दिया था। तो आर्य समाज ने वेदों को आधार बनाते हुए नैतिक मूल्यों की जो संहिता बनाई, उसमें जाति भेद, स्त्री पुरुष असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। तो उसमें जो है आर्य समाज ने जो वेदों के आधार मतलब नैतिक मूल्यों को ये जो बनाया था, उसके बाद जो बहुत सारे चेंज आए, जाति भेद, स्त्री पुरुष असमानता, मतलब ये सब मतलब उनका कोई स्थान नहीं रहा, बहुत सारी चेंजेस आ गई थी। तो इन सब प्रयासों से भारतीय समाज में नवजागरण की स्थिति बनी और आधुनिकता की चेतना मतलब विकसित हुई। तो इन सब विचार जो नए नए आए थे उसकी वजह से जो है आधुनिकता आई है ना। तो इसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। तो इसका जो प्रभाव था वो हिंदी साहित्य पर भी पड़ा, जो राजनीतिक में हुआ वो उसका प्रभाव जो है हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। तो मध्यकालीन सामंती मूल्यों ने संचालित रीतिकालीन भावबोध अप्रासंगिक हो गया और साहित्य में आधुनिकता की चेतना विकसित हुई। तो जो साहित्य है वो उसमें नई मतलब सोच आई, नया विचार आए, वो उसी को कहते हैं आधुनिकता। ठीक है, तो आधुनिक आपको पता है 1900 से लेके माना जाता है इसका। तो बहुत सारे अलग अलग मानते हैं लेकिन 1900 से लेके आज तक का माना जाता है। और चूँकि इस दौर में भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो जो भारत है वो मतलब जो है परतंत्र जो है उसकी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो अतः हमारे देश में मतलब बहुत सारी अनुरूप हिंदी साहित्य में परतंत्र के प्रतिरोध के रूप में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत से लेकर छायावाद के शुरू होने तक नवजागरण जनित सुधार प्रयास और राष्ट्रीय चेतना की उपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी
मतलब दिखाई देती थी। ठीक है, चाहे भारतेंदु के साहित्य में धन की लूट हो या फिर मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में देश की और नारियों की स्थिति के प्रति विकसता का भाव हो, या ये सब नव जागरण की भी प्रमुख चिंताएं थी। तो जो बहुत सारे हमारे कवि थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी, मतलब ऐसी रचनाएं करी जिससे कि मतलब बहुत सारी चेंजेस आ सकें। ठीक है, इसलिए इस पूरे दौर के साहित्य को नव जागरणकालीन साहित्य कहा गया। तो हालांकि ये पूरा दौर एक सा नहीं है, मतलब पूरा जो है एक सा नहीं है, सेम नहीं था। साहित्यिक रुझान की दृष्टि से इसमें दो अलग अलग प्रस्थान बिंदु हैं, इसलिए नवजागरण कालीन साहित्य को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में बांटा गया है। तो इसमें मतलब अलग अलग, मतलब सेम नहीं था, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। जहाँ तक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत का प्रश्न है, तो उसे लेकर भी विद्वानों में मत नहीं है, तो वो भी मतलब सेम नहीं है उनका। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी शुरुआत सावन 1900 अर्थात 1843 ईस्वी से माना है। तो लेकिन जो इसके पीछे कोई तर्क नज़र नहीं आता। तो 1843 ईस्वी किसी परिवर्तन की सूचना नहीं देता है, तो तब वहाँ पे परिवर्तन सूचना नहीं देता है, तो इसलिए ये बोलते हैं कि ये भी मतलब सही नहीं है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल की शुरुआत 1900 से माना है, तो ये इसका मानते हैं 1900 से, मैंने भी बताया आपको कि 1900 से माना है। तो अगर आचार्य द्विवेदी का मत स्वीकार कर तो पूरा भारतेंदु काल इससे बाहर हो जाएगा। तो बहुत सारे मतभेद हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास बचन सिंह ने 1857 ईस्वी को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। तो 1857 ईस्वी भारतीय इतिहास और सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण दृष्टिकांत है। तो लेकिन हिंदी साहित्य में 1857 ईस्वी के आसपास के वर्षों में नई चेतना की कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं आई। तो रामविलास शर्मा ने 1868 ईस्वी से आधुनिक साहित्य का प्रारंभ माना है। तो डॉक्टर शर्मा का दृष्टिकोण ज़्यादा समीचीन है। तो इसी वर्ष से भारतेंदु ने कविचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जो राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक भावबोध का संवाहक बनी। तो जो भारतेंदु युग है उन्होंने क्या किया था, कविचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, क्या किया था, कवि वचन सुधा का पत्रिका जो है इन्होंने संपादन किया था। तो इससे क्या है, आधुनिक भावबोध का संवाहक बनी। ठीक है, चलिए हमारा मुझे लगता है यहाँ तक सही रहेगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब मतलब इसके बाद में हम इसके आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनका जो है नामकरण। तो इसमें हम भारतेंदु युग, मतलब जो आधुनिक काल है उनको भी बहुत सारे काल, मतलब बहुत सारे उनका भी खंडों में इनको बांटा गया है, तो वो हम आपके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।